अब जो ये टॉपिक है इसका नाम है इफ़ेक्टिव आरएमएस वैल्यू। तो इफ़ेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब इफ़ेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू हम क्यों फाइंड आउट करते हैं साइनोसाइडल सिग्नल की, कि हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि अगर हम एक साइनोसाइडल सिग्नल किसी सर्किट को दे रहे हैं तो लोड पे जो एवरेज पावर जा रहा है, तो अगर हम उसी लोड को डीसी सर्किट में कंसीडर करें तो डीसी सर्किट में वहाँ पे कितनी वोल्टेज या करंट फ्लो होना चाहिए कि सेम पावर वहाँ पे लोड पे वही आए। तो ऐसी सर्किट का जब हम ऐसी सर्किट में जब हम वोल्टेज या करंट का इफ़ेक्टिव वैल्यू कंसीडर करते हैं तो वो वैल्यू हम जो है डीसी सर्किट में अगर देंगे तो हमें लोड पे उतना ही पावर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आई ऑफ टी जो है, यहाँ पे साइनोसाइडल सिग्नल है, वी ऑफ टी जो है वो भी साइनोसाइडल सिग्नल है, और यहाँ पे ये जो लोड है रेजिस्टिव लोड है हमारे पास। तो इस वोल्टेज और करंट की वजह से यहाँ पे कुछ पावर इस लोड पे आएगा। तो अगर सर्किट यही है लेकिन हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है डीसी है, तो उनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए कि हमें अब यहाँ पे भी वही पावर मिले जो यहाँ पे एवरेज पावर मिल रहा है। तो हम फिर आई ऑफ टी और वी ऑफ टी की जो है इफ़ेक्टिव या आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो फिर हम डीसी सर्किट में यूज़ करते हैं तो सेम पावर इस लोड को उस वक्त मिलता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साइनोसाइडल वोल्टेज या करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है एसी सर्किट में, तो जितनी हीट यहाँ पे इस रजिस्टर में प्रोड्यूस हो रही है, तो अब इनका अगर हम इफ़ेक्टिव वैल्यू यूज़ करें यहाँ पे डीसी सर्किट्स में तो तब भी जो है उतनी ही हीट इस लोड रजिस्टर में प्रोड्यूस होगी। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियोडिक करंट। यहाँ पे अब सिंपली हम करंट कंसिडर कर रहे हैं कि इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियोडिक करंट, ये साइनोसाइडल करंट है, इसका जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है इज़ द डीसी करंट, कि आई इफ़ेक्टिव या आई आरएमएस है, दैट डिलीवर्स द सेम एवरेज पावर टू अ रजिस्टर एज द पीरियोडिक करंट, कि जो इस करंट की वजह से यहाँ पे जो पावर जा रहा है, तो आई इफ़ेक्टिव जो कि डीसी में हम डीसी वैल्यू है, जो कि डीसी सर्किट में डीसी करंट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो भी जो है वही पावर यहाँ पे डिलीवर करेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आई इफ़ेक्टिव दैट विल ट्रांसफ़र द सेम पावर टू रजिस्टर आर एज द साइनोसाइडल करंट। अब इस ऐसी सर्किट के लिए हमारे पास जो एवरेज पावर का फार्मूला है वो हम जो हमारे पास पहले तो हमने ये किया था कि पिछले लेक्चर्स में तो हमने ये किया था कि आई और वी का प्रोडक्ट कंसिडर किया था, और एवरेज पावर हमने इस तरह फाइंड आउट किया था कि एक पीरियड तक हमने जो है उस इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करके टाइम पीरियड के साथ डिवाइड किया था, तो वो हमारा एवरेज पावर था। तो अब आई इंटू वी हम यूज़ करें या आई स्क्वायर आर यूज़ करें या पी स्क्वायर ओवर आर यूज़ करें, एक ही बात है यहाँ पे इस सर्किट के लिए। तो आर जो है यहाँ पे बाहर आ गया, आर अपॉन टी, 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी। और इस डीसी सर्किट के लिए जो पावर का फार्मूला है आई स्क्वायर, आई इफ़ेक्टिव हम डीसी करंट को हम आई इफ़ेक्टिव कह रहे हैं, तो आई स्क्वायर आई इफ़ेक्टिव स्क्वायर इंटू आर है यहाँ पे। अच्छा, अब हम जो है इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे ताकि हमें आई इफ़ेक्टिव स्क्वायर का वैल्यू मिल जाए। तो आई इफ़ेक्टिव स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, जो कि आर के अलावा बाकी जो भी चीज़ बच रही है वो हमारे पास
आई इफ़ेक्टिव स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये यहाँ पे जो है आई इफ़ेक्टिव स्क्वायर का वैल्यू है, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे जो दो फार्मूलाज लिखे हैं पावर के, एसी सर्किट के लिए और डीसी सर्किट के लिए, वहाँ से हमने आई इफ़ेक्टिव का वैल्यू निकाला है। तो अगर हम वहाँ पे जो है करंट की जगह पे अगर वोल्टेज यूज़ करते तो फिर हमें वी इफ़ेक्टिव मिल जाता, जो कि सेम ही है, सिर्फ आई की जगह पे वी है हमारे पास। तो अब इफ़ेक्टिव वैल्यू को हम आरएमएस इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पे आप देखें, इस इफ़ेक्टिव वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक तो जो है उस वोल्टेज को ऐसी ऐसी वोल्टेज को स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रूट मतलब ये जो है यहाँ पे हमने अंडर रूट लिया हुआ है। मीन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं और स्क्वायर जो हम यहाँ पे वोल्टेज को स्क्वायर कर रहे हैं। तो इस वजह से रूट, मीन और स्क्वायर मिला के हम इसको आरएमएस कहते हैं। तो हम आई इफ़ेक्टिव लिखें या आई आरएमएस लिखें, सेम सेम चीज़ है, या फिर वी इफ़ेक्टिव लिखें या वी आरएमएस लिखें, वो भी सेम ही है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि हम एक जर्नल सिग्नल एक्स ऑफ टी कंसिडर कर रहे हैं कि वो वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो हम सिंपली हम ये कह रहे हैं कि एक्स आर एम एस इज़ इक्वल टू ये जो सिग्नल है उसका स्क्वायर, फिर उसका एवरेज और फिर उसका रूट हम निकाल रहे हैं। तो वो मतलब जर्नल फॉर्म में हमने ये जो है रिप्रेजेंट किया है कि एक्स जो है वोल्टेज भी हो सकती है, करंट भी हो सकता है। तो डेफिनेशन अब दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियडिक सिग्नल इज़ इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, और एक यहाँ पे बात कह रहा है कि हम जो है ये जो रूट मीन स्क्वायर है उसमें हम पहले जो है स्क्वायर करते हैं, फिर मीन फाइंड आउट करते हैं और फिर जो है हम रूट, स्क्वायर रूट हम उसको मतलब बाद में लास्ट में फाइंड करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर में ये नहीं है कि पहले हम रूट करेंगे फिर मीन करेंगे फिर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, और मतलब ये उलट है कि पहले हम उस सिग्नल का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब अगर एक्स ऑफ टी अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका जो इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू होगा तो वो सेम ही होगा, वही कांस्टेंट ही होगा। ये आप अगर करके देखें यहाँ पे, तो अगर सपोज़ कर लें एक्स ऑफ टी अगर कोई कांस्टेंट है सी, तो वो सी स्क्वायर बन जाएगा। सी स्क्वायर अगर बाहर आ जाएगा तो वन की इंटीग्रेशन जो है टी होगी, ठीक है, फिर टी टी में कैंसिल हो जाएगी। तो फिर जो बाहर सी स्क्वायर है उसका हम जब रूट सॉल्व करेंगे तो अगेन वो हमें सी ही मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज़ द कांस्टेंट इटसेल्फ। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एक्स ऑफ टी जो है हमारे पास कोई साइनोसाइडल सिग्नल है, तो आई ऑफ टी अगर हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है आई एम कास ओमेगा टी के जो बराबर है, तो इसका अगर हमें आर एम एस या इफेक्टिव वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा। अब ये करंट हमने यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है हमारे पास आई का, आई एम कास ओमेगा ओमेगा टी, वो हमने यहाँ पे पुट किया है। आई आर एम एस का फार्मूला जो है उसमें हमने ये पुट किया है करंट का, साइनोसाइडल सिग्नल का वैल्यू। और अब कास स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 + cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे आई एम स्क्वायर वो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है, टी हमने सेम रखा है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वन की इंटीग्रेशन तो टी होगी, ठीक है, और साइनोसाइडल सिग्नल की इंटीग्रेशन एक पीरियड तक ज़ीरो होती है, वो ज़ीरो हो जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन टी होगी वन की, तो टी टी में कैंसिल हो जाएगा और टू हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा। तो आई एम स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी जो टू है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा।
तो RMS जो वैल्यू होती है करंट की, वो जो है करंट डिवाइडेड बाय √2, या इसी तरह वोल्टेज अगर होती तो वो हमारे पास वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिवाइड करते हैं √2 के साथ। ये करंट का मैग्नीट्यूड है, उसको हमने √2 के साथ डिवाइड किया है। ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, उसको हमने √2 के साथ डिवाइड किया है। तो वो हमारे पास वोल्टेज इन RMS है, और यहाँ पे ये जो है करंट इन RMS है। अच्छा, ये जो फार्मूलाज हैं ये सिर्फ वैलिड जो हैं साइनोसाइडल सिग्नल्स के लिए हैं, क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा था कि अगर कांस्टेंट है हमारे पास सिग्नल, तो कांस्टेंट का जो RMS है वो सेम है। ऐसे नहीं है कि कांस्टेंट को भी जो है हम √2 के साथ डिवाइड करें, वो गलत हो जाएगा। ये जो फार्मूलाज हैं सिर्फ साइनोसाइडल सिग्नल्स के लिए वैलिड है। तो अब जो एवरेज पावर का हमने फार्मूला शुरू वाले लेक्चर्स में हमने निकाला था कि एवरेज पावर इज़ इक्वल टू 1/2 VM cos θv माइनस θi। तो इसको अगर हम RMS में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए। VM भी है, IM भी है। तो इस 2 को अगर हम ब्रेक कर दें √2 और √2 में, क्योंकि इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2 बन जाएगा। तो फिर हम VM डिवाइडेड बाय √2 को जो है VRMS कंसिडर कर सकते हैं, और IM डिवाइडेड बाय √2 उसको हम IRMS कंसिडर कर सकते हैं। तो अब जो है आप एवरेज पावर जो है इस फार्मूला से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें VRMS और IRMS मिला हुआ है तब भी जो है हम एवरेज पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज पावर का फार्मूला है वो रजिस्टर के लिए है कि रजिस्टर में जो पावर एब्जॉर्ब होता है वो हमारे पास 1/2 VMIM है। एंगल यहाँ पे 0 होती है, तो cos ऑफ 0 1 हम यहाँ पे शो नहीं करते रजिस्टिव एलिमेंट के लिए। तो वो जो है हम IM² R भी लिख सकते हैं, या फिर VM² डिवाइडेड बाय R भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी जो है हम RMS में अगर शो करना चाहते हैं तो हम जो है वही है कि यहाँ पे VM के नीचे अगर √2 लिखें और IM के नीचे √2 लिखें तो वो सिंपली VRMS और IRMS बन जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे IM है। ठीक है, तो IM के नीचे अगर हम √2 दें, ठीक है, तो इस 2 को अगर हम √2 दे के इसके नीचे अंदर मतलब लिख के होल स्क्वायर कर दें, तब भी जो है ये सेम चीज़ बन जाएगी कि फिर जब स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली √2 बन जाएगा। कि मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास जो फार्मूला है 1/2 IM²R 1/2 IM²R। तो इस 2 को अगर हम जो है √2 में लिखें, √2 में लिखें, और फिर इसको जो है हम स्क्वायर रूट दे दें ऊपर, तो भी जो है ये एवरेज पावर के ही जो है बराबर है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ये अंदर जो यहाँ पे अंदर जो है यहाँ पे IM √2 डिवाइडेड बाय √2, तो इसको हम IRMS लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि IRMS बराबर होता है IM मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय √2। तो ये फिर यहाँ पे IRMS² इंटू R हो गया। इसी तरह वोल्टेज के फॉर्म में VRMS² डिवाइडेड बाय R हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो RMS वैल्यू है वो मतलब जो है इस्तेमाल होती है जैसे हम
अगर एवरेज पावर साइनोसॉइडल सिग्नल का निकालें तो वो हमेशा जो है साइनोसॉइडल सिग्नल, साइनोसॉइडल करंट या वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। तो इस वजह से हम एवरेज वैल्यू जो है साइनोसॉइडल करंट या वोल्टेज का यूज़ नहीं करते। या तो हम पीक वैल्यू यूज़ करते हैं या फिर जो है आरएमएस वैल्यू यूज़ करते हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर इंडस्ट्रीज़, वो भी जो फेज़र में जो चीज़ें जब चेंज करते हैं तो फेज़र में भी जो मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं वो जो है आरएमएस के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। मतलब जो पीक वैल्यू होता है उसको फिर वो चेंज करके आरएमएस में कंसिडर करते हैं। और जो हमारे पास वोल्ट मीटर्स होते हैं और एम मीटर्स होते हैं, उनमें भी जो हम जब वोल्टेज और करंट चेक करते हैं तो वो भी जो है हमें ना तो एवरेज वैल्यू बताते हैं, ना ही जो है हमें पीक वैल्यू बताते हैं। वो भी हमें जो है वहाँ पे वोल्टेज और करंट का आरएमएस वैल्यू बताते हैं। और हमारे घरों में जो 220 वोल्ट आती है वापडा से, तो वो भी जो होती है आरएमएस में होती है और उसकी पीक वैल्यू जो होगी वो 220 से ज़्यादा होगी। जब उसको हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 को, तो वो होगी उसकी पीक वैल्यू। तो जहाँ पे 110 का स्टैंडर्ड यूज़ होता है तो वो कह रहा है कि वहाँ पे भी जो है 110 वोल्ट जो है आरएमएस में आती है घरों में। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये जो करंट है ये फ्लो हो रहा है एक 2 ओहम रेजिस्टर से। तो हमें जो है ये कैलकुलेट करना है कि उस रेजिस्टर पे जो है एवरेज पावर क्या आ रही है। ठीक है, एक तो हमें जो है एवरेज पावर फाइंड आउट करनी है, दूसरा डिटरमाइन दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वेव फॉर्म, और इस करंट वेव फॉर्म की हमें आरएमएस वैल्यू भी जो है फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो करंट है वो साइनोसॉइडल के फॉर्म में नहीं है, तो हम जो पावर फाइंड आउट करेंगे वो भी जो है हम आरएमएस वाले फार्मूले से जो है फाइंड आउट करेंगे। तो अब इस सिग्नल को हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे ये जो लाइन है 0 to 2, इसका स्लोप है 5। तो ये हमने 5t से रिप्रेजेंट किया है 0 to 2 तक। और फिर ये जो सिग्नल है वो -10 है, तो उसको हमने -10 से रिप्रेजेंट किया है 2 से लेके 4 तक। तो IRMS का जो हमने फार्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उस सिग्नल को हमें स्क्वायर करना है और उसके टाइम पीरियड तक जो है उसे इंटीग्रेट करना है और उसके टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करना है और फिर उसको जो है अंडर रूट करना है। ठीक है, तो आई के दो पार्ट्स हैं, एक 0 to 2 है, वो हमने यहाँ पे रखा है 0 to 2। वहाँ पे जो वैल्यू है वो 5t है, और फिर 2 से लेके 4 तक जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस वक्त करंट की वैल्यू जो है -10 है। तो इन दोनों इंटीग्रेशंस को सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास ये 8.165 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, अब ये IRMS है, तो IRMS की स्क्वायर को जब हम R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास पावर है, एवरेज पावर जो एब्जॉर्ब हो रहा है उस 2 ओहम रेजिस्टर पे। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे सिर्फ हमें जो है करंट की जगह पे वोल्टेज मिली हुई है और इस वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमारे पास अब यहाँ पे जो है पिछले प्रॉब्लम में जो है 2 ओहम था, यहाँ पे सिंपली 10 ओहम है। तो दोबारा से हम जो है इस सिग्नल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे 0 से पाई तक। जो है ये इसका मैग्नीट्यूड जो है ये साइन वेव है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और साइन टी। ठीक है, इस सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया है मैथमेटिकली साइन टी से।
अच्छा, इस सिग्नल के लिए जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पे वो 1 है, इसी वजह से यहाँ पे हमने ओमेगा शो नहीं किए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है, तो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 1/2 पाई, तो ओमेगा होती है हमारी 2 पाई एफ के। तो एफ की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 1/2 पाई जब पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू 1/2 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे इस सिग्नल के लिए 1 है। और ये सिग्नल जो है 0 है पाई से लेके 2 पाई तक। तो वही क्वेश्चन है VRMS हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस फार्मूला की हेल्प से, और इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दूसरा पार्ट है 0 है वो तो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 0 की इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं होगी, 0 ही होगी। और साइन को जो है हम साइन स्क्वायर को 10 की स्क्वायर 100 है वो हमने यहाँ पे बाहर रखी है, बाकी साइन स्क्वायर टी को हमने चेंज किया है 1 - cos 2t में। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास टी आएगी, तो टी में जब हम 0 और 2 पाई पुट करेंगे तो हमारे पास पाई आ जाएगा। और कास की इंटीग्रेशन कास 2t की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन 2t डिवाइडेड बाय 2 आती है, तो फिर जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो वो हमारे पास t की जगह पे पाई आ जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। तो 100 और 2 जब बाहर जाएंगे तो फिर 2 जो है 100 के साथ जब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे और 100 और 2 की तो वो 50 हो जाएगा, वो 50 हमने यहाँ पे बाहर रखा है। और 2 पाई भी यहाँ पे सेम है। और अंदर हमारे पास ये इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स हमने पुट की हैं तो पाई -1/2 साइन 2 पाई आ रहा है। अब साइन 2 पाई मतलब साइन 360 हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो ये वाला टर्म भी जो है 0 हो जाएगा और पाई पाई में कैंसिल हो जाएगी। और 50 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो VRMS हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने VRMS स्क्वायर कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पे हमने रूट कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो फिर हमने जब सिंपल VRMS फाइंड आउट किया तो 25 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि 5 है। अब जो पावर 10 ओहम रजिस्टर में जाएगी एवरेज पावर, वो हमारे पास इस फार्मूला की हेल्प से आएगी VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 2.5 और आंसर आ रहा है।